इस स्टूडियो में आवाज सही से जाता है, हर करते बीच बीच में। बगल इसमें लाइव मत क्या करो, जब जरूरत हो उधर खाली रहे तो उसी में। चलिए, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। देखना, ध्यान से समझना, समझने की जरूरत है कि यहाँ का जो नदियाँ है वो मुख्यतः जो है वो गंगा आधारित है। ठीक है, जो बिहार का जो नदी तंत्र है ये मुख्यतः गंगा आधारित है। बिहार का नदी तंत्र जो है कैसा है? नदी तंत्र गंगा आधारित है। ठीक है, गंगा आधारित नदी तंत्र है ये। अब ये कैसे है, ध्यान से समझिएगा। बिहार की ज्यादातर जो नदियां हैं, बिहार की ज्यादातर जो नदियां अन्य जितनी भी नदियां बिहार की हैं वो गंगा के उत्तर के हो या गंगा के दक्षिण के हो, वो सभी गंगा की सहायक नदियां बनती है। ज्यादातर नदियां जो है वो गंगा की सहायक नदियां बनती है। और इस प्रकार से जो बिहार का नदी तंत्र है वो मुख्यतः जो है वो गंगा आधारित हो गया। कैसा हो गया? वह मुख्यतः गंगा आधारित हो गया। तो अभी के अभी शुरू किए हैं और अभी हम इसमें बता रहे हैं कि बिहार की नदियों को, और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार का जो नदी तंत्र है वो मुख्यतः गंगा आधारित है। कैसा है? गंगा आधारित है। गंगा नदी बिहार को लगभग दो भागों में बांट रही है। कुछ नदियां उत्तर से आकर के गंगा में मिल जाती है, कुछ नदियां दक्षिण से जाकर गंगा में मिल जाती है। और इस प्रकार से देखा जाए तो ज्यादातर नदियां जो है वो गंगा की ही सहायक नदी है। इस प्रकार से हमने इस लाइन को लिखा है कि बिहार का नदी तंत्र गंगा आधारित है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें हम इस बात को समझेंगे, लिखेंगे कुछ नदियां उत्तर से तो कुछ दक्षिण से आ करके और गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार से कुछ नदियां या तो उत्तर से कुछ, ठीक है, कुछ नदियां उत्तर से या तो कुछ नदियां जो है दक्षिण से आकर के गंगा में मिल जाती है। उस प्रकार से जो ज्यादातर बिहार की नदियां जो है वो अगर देखा जाए तो गंगा की सहायक नदी है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना जो मेरी बात हमको कह रहे हैं। ठीक है, इसमें बिहार की नदियों को मेनली दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ये दो भागों में बांटा गया है। जो नदी उत्तर से आकर के बिहार में मिल रही है ये सभी उत्तर बिहार की नदियां हैं। उत्तर बिहार की नदियों का एक बड़ा खासियत ये है कि ये ज्यादातर नदी जो है वो हिमालय से निकलती है, इसीलिए इसे हम हिमालयी नदियां भी कहते हैं। हिमालयी नदियां भी इसे कहेंगे या फिर कहेंगे हम इसे उत्तर बिहार की नदियां। उसी प्रकार से दक्षिण की जो नदियां हैं, ज्यादातर नदियां जो दक्षिण बिहार से निकल रही है ये सभी पठारी नदियां हैं। पठारों से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। और या तो ये जो है पठारी नदियां जो है उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए, उत्तर की ओर जाते हुए और ये आकर के गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदियां बन जाती है। तो इस प्रकार से इसको पठारी नदियां या फिर इसको हम दक्षिण बिहार की नदियां कहेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिण बिहार की नदियां कहेंगे, दक्षिण बिहार की नदियां कहेंगे। तो दो भागों में बिहार की नदियों को बांटा गया है। कितने भागों में? बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा कि बिहार की नदियों को जो दो भागों में बांटा गया है, एक सेकंड रुकिए, अब जोड़िए इसको, अब लाइए। हाँ, बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कुछ नदियां उत्तर से आकर के और गंगा में अपनी जलधारा को मिला रही है। जो नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए गंगा में जलधारा को मिलाती है उसको उत्तर बिहार की नदियां या हिमालयी नदियां कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर नदियां उत्तर बिहार के जो है वो हिमालय से निकल रही है, हिमालय के किसी ग्लेशियर से निकल रही है। उसी प्रकार से दक्षिण की जो नदियां हैं, दक्षिण की जो नदियां पठारों से निकल करके और आ करके अपनी जलधारा को गंगा में मिला रही है, तो उसको दक्षिण बिहार की नदियां या फिर उसको पठारी नदियां कहेंगे। आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो आपको बात कर रहे हैं कि बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझेंगे, बिहार की नदियों को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमने क्या बताया आप लोगों को? सबसे पहला बताया उत्तर बिहार की नदियां या हिमालयी नदियां। उत्तर बिहार की नदियां या इसी को हमने कहा हिमालयी नदियां। आप समझ गए होंगे कि जो उत्तर की ओर से होते हुए अपनी जलधारा को गंगा में मिलाती है, ये ज्यादातर नदियां जो है हिमालय से निकल रही है और इसीलिए हम इसको हिमालयी नदियां कह रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? दूसरा जो हमने इसमें बंटवारा किया है वो क्या है आपका? दक्षिण बिहार की नदियां या फिर जो इसको कहेंगे हम पठारी नदियां। दूसरा क्या है आपका? दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है? जो दक्षिण से अपनी जलधारा को आकर के और गंगा में मिला रही है इसको हम कहेंगे दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये जो नदियां हैं ये पठारों से निकल रही है, मेनली छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जो झारखंड में ज्यादातर भाग है ये पठारी नदियां और ये हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले आपको बताए थे कि बिहार का नदी तंत्र जो है वो गंगा आधारित है। ठीक है, कैसा है? गंगा आधारित है। तो जब गंगा आधारित है थोड़ा गंगा के बारे में हम आपको बता देते हैं और फिर उसके बाद इन नदियों पर हम आएंगे। ठीक है, तो गंगा आधारित है तो पहले वहां चलेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। गंगा नदी के बारे में कहा जाए, गंगा नदी के बारे में तो थोड़ा बेसिक बातचीत कर लेते हैं बिहार के रेफरेंस में। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है इसका जो उद्गम है वो उद्गम जो है आप जानते हैं कि ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आप जानते हैं गोमुख गंगोत्री, और वहीं से ये है उत्तराखंड से होते हुए ये नदी जो है पहुंचती है, ये आपका जो है आती है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो एक मैप पर हम बना देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, चलो ऊपर वाले भाग से भी बता देते हैं कोरिलेट करके। देखो इस मैप में देखो जो उत्तराखंड का हिस्सा है यहाँ से पहले निकलेगा, उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार पहुंचता है, थोड़ा भाग इसका झारखंड में टच करेगा और फिर आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में चला जाता है। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से गुजर रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो जब अगर देखा जाए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में थोड़ा एकदम टच करेगा और वेस्ट बंगाल, तो ये हिस्से जो आप देख रहे हो कि इन जगहों से गुजर रही है, बिहार पहुंच रही है। बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से होते हुए पूरब पहुंचती है। देखो यहाँ ये है और ये पश्चिम से होते हुए पूरब की ओर आती है। तो इसलिए ये प्रवाह बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में ये प्रवाह जो है कैसा है? तो पश्चिम से पूरब की ओर है। पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है। इस बात को समझिए, कैसा बोला हमने? पश्चिम से पूरब की ओर है। अब देखो आप जानते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, बहुत ही बेसिक सी बात है और भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप जानते हैं कि कुल लंबाई, आप जानते हैं कि इस नदी का कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। लेकिन क्या लगता है आपको बिहार में ये सब थोड़े बहता है? बिहार में ये आपको याद रखना है 425 किलोमीटर ही बहती है। कुछ किताबों में 445 मिलेगा, कुछ किताबों में 425 मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में सेट रख लेना है कि 425 लगभग लगाना है। अगर ऑप्शन ना मिले तब 445 लगा सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में जो पुराना प्रश्न रहेगा तो झारखंड इंक्लूड जब बिहार में था तो 445 ही उस समय लगाया जाता था। ठीक है, जब झारखंड था 445 किलोमीटर था, झारखंड इंक्लूड जब था, ठीक है, तब ये 445 किलोमीटर था और अभी कितना है? 425। ठीक है,
क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब ध्यान से देखना जो हम बता रहे हैं, ये प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब की ओर है बिहार में अगर देखा जाए, और बिहार में बहने वाली तमाम नदियों में गंगा की लंबाई ज्यादा है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जब आ रही है तो आप जानेंगे कि कुछ ऐसे जिलों को ये पार करेगी, फिर बिहार में पहुंचेगी। तो यूपी से जैसे ही बिहार में प्रवेश करेगी, तो बिहार में प्रवेश करेगी, यहाँ पर एक जिला है और इसका नाम है बक्सर। क्या नाम है? बक्सर। बक्सर से प्रवेश करेगी और जो एग्जिट मारेगी, ये मारेगी कटिहार से। कहाँ से? कटिहार से प्रवेश करेगी बक्सर से, और एग्जिट मारेगी कहाँ से? एग्जिट मारेगी कटिहार से, ठीक है। कहाँ से? कटिहार से मारेगी। तो ध्यान से समझिएगा, गंगा नदी का बिहार में प्रवेश अगर कहा जाए तो गंगा नदी नदी का बिहार में प्रवेश अगर कहा जाए, ध्यान से देखिए, मिटता क्यों नहीं, बोलो तो ऐसा ही है। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश अगर कहा जाए तो बिहार में प्रवेश जो है इस नदी का, तो आपको याद रखना है बक्सर के चौसा। बक्सर में एक जगह है, उसका चौसा नाम है। बक्सर में चौसा से होता है। बक्सर में एक जगह है, बाउंड्री पर ही है, यूपी के बाउंड्री पर, और इसी का नाम है कि आपके चौसा, ठीक है। बक्सर के चौसा। आवाज कैसे नहीं जाएगा जी? आवाज तो जा ही रहा होगा। आवाज नहीं आ रहा है तो माइक निकालो, ईयरफोन निकालो, ठीक है। बक्सर के चौसा से। और बाहर अगर कह दिया जाए, बाहर आपको याद रखना है कटिहार से। बाहर कटिहार में एक जगह है मनिहारी, और वहीं से निकलती है, ठीक है। बोर्ड है कि बाबादासी। बाहर अगर कह दिया जाए तो आपको याद रखना है कहाँ से? कटिहार से। बाहर कटिहार से याद रखोगे, बाहर कहाँ से आएगा तो आपको याद रखना है कटिहार से। तो इस प्रकार से जब ये प्रवेश करती है बक्सर में और कटिहार से बाहर निकलती है, तो कई जिलों को क्रॉस करती है, कई जिलों से होते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। और कई जिलों से जब आगे बढ़ेगी तो ध्यान से देखना कौन कौन से जिले से गंगा नदी का बिहार में प्रवाह है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह, ठीक है। देखना, हम बता रहे हैं आपको, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह। और अगर बिहार में गंगा नदी का प्रवाह कर दिया जाए तो ध्यान से समझिएगा, आप लोग इसको बढ़िया से समझिएगा, कैसे कैसे गंगा नदी बिहार से कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो जैसे ही हम प्रवेश की बात करें तो आप लोगों को हमने बताया है कि प्रवेश जो है इसका बक्सर में है। कहाँ है प्रवेश आपका? कहाँ हो गया? बक्सर में हो गया। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक जिला मिलेगा, इसका नाम है भोजपुर। क्या नाम है? भोजपुर। और ऊपर में यहाँ जो जिला मिलेगा इसका नाम है सारण। ध्यान से एकदम एकाग्र होकर के देखो, समझ में आ जाएगा। प्रवेश है बक्सर में, ऊपर में सारण है, नीचे में भोजपुर है। ऊपर मिलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो मिलेगा वैशाली, और नीचे चलोगे तो मिलेगा पटना। क्या मिलेगा? पटना। ऊपर में वैशाली और नीचे में पटना। आगे बढ़ोगे तो ऊपर में मिलेगा समस्तीपुर। क्या मिलेगा? समस्तीपुर। नीचे में यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ऊपर में बेगूसराय, बेगूसराय, और नीचे में मिलेगा लखीसराय, लखीसराय। ऊपर में बढ़ोगे तो मिलेगा यहाँ पर खगड़िया, और नीचे में यहाँ मिलेगा मुंगेर। क्या मिलेगा? मुंगेर। ऊपर में यहाँ मिलेगा आपको जो है कटिहार, और नीचे में मिलेगा यहाँ पर भागलपुर। क्या मिलेगा? भागलपुर। इस प्रकार से प्रवेश हो रही है कहाँ से? बक्सर से। इस प्रकार प्रवेश कहाँ से हो रही है? बक्सर से हो रही है, और एग्जिट कहाँ से मार रही है? कटिहार से बाहर हो रही है। बाहर कहाँ से हो रही है? कटिहार से। गिन करके देखो तो कितना जिला से क्रॉस कर रही है, जल्दी देखो। बिहार में गंगा नदी का जो प्रवाह कितने जिलों से है, गिन करके बताओ। इसमें से काउंट करो और काउंट करके बताओ। काउंट करो, काउंट करके बताओ, गिनो। 12। 12 क्या है? 12। नाइस, बहुत अच्छा, आप लोगों ने गिन लिया। टोटल 12 जिले हैं। देखो, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है कि बिहार के 12 जिलों से, बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। आप लोगों को हमने बता दिया प्रवेश बक्सर से, बक्सर के चौसा से, और बाहर अगर कह दिया जाए तो आपको याद रखना है बाहर आपको निकलेगा ये कटिहार से। कहाँ से? कटिहार से। सबसे अधिक जो प्रवाह है वो पटना में है। सर्वाधिक जो प्रवाह है, सबसे ज्यादा जो बहता है, ये कहाँ पर बहता है? सर्वाधिक पटना में बहता है। कहाँ बहता है? सबसे ज्यादा जो है पटना में, 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर जो है गंगा नदी बिहार में सबसे ज्यादा पटना में। पटना में कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर ये आपका प्रवाह है। ये कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? पटना में। गंगा नदी बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? पटना में। सबसे ज्यादा कहाँ पर? पटना में। आगे बढ़े, आगे देखो। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक नदियों को पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों से क्या? उत्तर बिहार की नदियां। सबसे पहले उत्तर बिहार की नदियां या हिमालयी नदियां। उत्तर बिहार की नदियां या इसी को कहते हैं हिमालयी नदियां, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है गंगा के उत्तरी मैदान में बहेगा। ये गंगा और गंगा के उत्तरी मैदान में इसका बहाव होगा, ठीक है। तो गंगा के उत्तरी में देखो, इसको कम से कम घर पर 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, 10 बार कम से कम 15 बार लिख करके कोशिश कर लेना, ठीक है। ठीक है, क्लियर नहीं? क्लियर है? एक पूछ रहा है सबसे कम कहाँ बहती है, लखीसराय और मुंगेर क्षेत्र में। वो प्रश्न नहीं पूछा कि सबसे कम कहाँ बहती है, ज्यादा वाला पूछ सकता है। देखो, उत्तर बिहार की नदियां, और अगर इसमें कहा जाए तो इसका जो है उद्गम ज्यादातर नदियों का जो है हिमालय है। हिमालय आप जानते हैं, बिहार से ऊपर ही आप जानेंगे कि ये जो है हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत का विस्तार है, आप जानते हैं, और इसी के कई ग्लेशियर्स यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे इस नदी का उत्तर बिहार में, इस नदी का नाम है घाघरा नदी। इस नदी का नाम क्या है? घाघरा नदी। बताओ तो क्या नाम है इसका? नाम घाघरा नदी इसका नाम है। घाघरा नदी की यदि बात की जाए तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। सर साउंड धीरे धीरे कम होते जा रही है। अरे स्टूडियो में क्या है, आवाज कम रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो ये घाघरा नदी जो है वो निकलती है आपका जो है, देखा जाए तिब्बत एक तरफ है और ऊपर में नेपाल है, दोनों एक तरफ में देखोगे दिखेगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या है कि तिब्बत से ही जो है आपको याद रखना है कि तिब्बत में ही जो है एक ग्लेशियर हिमालय का, और उसका नाम है मापचो चुंग। क्या नाम है? मापचो चुंग हिमनद। हिमनद का नाम क्या है? मापचो चुंग हिमनद। ये ग्लेशियर यानी हिमनद है। हिमनद क्या होता है? जैसे मान लो कोई पर्वत का भाग है और इसका जो गहरा भाग है जहाँ से बर्फ पानी की तरफ पिघल करके और बहाव हो रहा है, इसी को कहेंगे हिमनद। उससे नदी बन जाता है इतना, क्योंकि आप समझ रहे हैं। अरे तेज क्या बोले, अब जा गया आवाज, इस स्टूडियो का दिक्कत है थोड़ा, ठीक है, स्टूडियो में दिक्कत होता है थोड़ा, ठीक है। अब देखना यहाँ से घाघरा नदी की बात अगर की जाए तो इसका जो उद्गम है आपको याद रखना है, इसका उद्गम याद रखना है मापचो चुंग ग्लेशियर या मापचो चुंग हिमनद। मापचो चुंग हिमनद ये जो है सबसे पहले यूपी में प्रवेश करता है। इस प्रकार से देखोगे यूपी, और यूपी के बाद ही बिहार आएगा। तो मापचो चुंग हिमनद से निकलते हुए ये पहला जो है, ठीक है,
ये अगर देखा जाए प्रवेश पहले कहाँ करेगा, प्रवेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस नदी का नाम है सरयू नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये जो घाघरा नदी है इसका नाम क्या है, सरयू। ये जो घाघरा नदी के बारे में हम बता रहे हैं इसका नाम उत्तर प्रदेश में क्या है, सरयू नदी, ठीक है। इस बात को याद रखना, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को, घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यूपी का एक प्रमुख शहर है जो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, अयोध्या। अयोध्या जो है रामनगर, अयोध्या सरयू नदी के ही तट पर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 1080 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर। बताओ कितना बोले, 1080 किलोमीटर। लेकिन एक बात याद रखो, लेकिन बिहार में यह नदी, बिहार में यह नदी केवल 83 किलोमीटर, 83 किलोमीटर, कितना बोला हमने, केवल 83 किलोमीटर बहती है। बिहार में यह नदी केवल 83 किलोमीटर बहती है। बिहार में कितना बहती है, बिहार में यह नदी 83 किलोमीटर बहती है। बिहार में नदी 83 किलोमीटर बहती है। देखो ना, बिहार में इतना ही दूर तो तय कर रहा है, बिहार में इतना ही दूर तय कर रहा है घाघरा नदी, इतना ही दूरी। तो ये जो है अगर आप देखोगे तो इसमें समझना तुम लोग कि ये सारण में जो जगह है छपरा, सारण के छपरा में यह नदी, ठीक है, गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि सरयू नदी या फिर घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा में। कहाँ मिलती है, छपरा में। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये बिहार और यूपी का बॉर्डर भी बनाएगा, ये देखो, ये देख रहे हो इतना दूर बह रहा है, तो ये एक तरफ यूपी एक तरफ बिहार, तो ये बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री भी, सीमा का निर्धारण भी करेगा। तो इस बात को याद रखना, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी, बिहार और यूपी के साथ सीमा का निर्धारण भी, निर्धारण मतलब बाउंड्री भी बना रहा है बिहार और यूपी के साथ में, ठीक है, सीमा का निर्धारण भी करती है। सर छपरा के डोईगंज में मिलती है, ओके, डोईगंज, ठीक है। तो आपको याद रखना है छपरा में गंगा में मिल जा रही है और ये बिहार और यूपी के साथ सीमा भी बना रही है, बिहार और यूपी की सीमा पर भी स्थित है। कौन सा नदी, घाघरा। जल्दी कमेंट करो तो घाघरा नदी को यूपी में क्या बोलते हैं, घाघरा नदी को यूपी में क्या बोलते हैं, घाघरा नदी को यूपी में क्या बोलते हैं, घाघरा नदी को यूपी में बोलते हैं सरयू नदी। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा, सरयू नदी। सबको याद हो गया। देखो इस नदी के अन्य और भी नाम है, कोई और नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम इसका जो है वो देविका भी है, देविका है, साथ साथ में रामप्रिया भी है, रामप्रिया, रामप्रिया और देविका, रामप्रिया और देविका, रामप्रिया और, प्रचार करना है, सॉरी, समझ में आ गया। अब अगला देखो दूसरा, ठीक है, आगे देखना दूसरा, दूसरा देखना, घाघरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद का नदी देखना, इसके बाद का जो नदी है इसका नाम है गंडक नदी। इसका नाम क्या है, गंडक नदी। इसके बारे में जानो। घाघरा कंप्लीट हो गया, इसका नाम क्या है, गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी, अन्नपूर्णा श्रेणी, ये हिमनद है और ये जो है आपका नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल। लेकिन सवाल रहा हिमालय के हिमनद से, कोई दिक्कत तो नहीं है, हिमालय के हिमनद से। बिहार में ये नदी जो प्रवेश करता है ये पश्चिम चंपारण में प्रवेश करता है। बिहार में प्रवेश, बिहार में प्रवेश जो है अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। बिहार में प्रवेश कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। बिहार में प्रवेश कहाँ है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में एक जगह इसका नाम है भैंसा लोटन, इसी भैंसा लोटन से बिहार में प्रवेश करता है। कौन सा नदी, गंडक। कौन सा नदी, हो गया क्या, वहां दिखाई कमेंट वाले में। चलो अभी चल रहा है, बताना मुझे, चल रहा है सर, ओके, ठीक है। उद्गम, ये उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल और बिहार में प्रवेश है पश्चिम चंपारण, ठीक है। हाजीपुर के निकट जो है अगर देखा जाए, हाजीपुर के निकट, के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। किसके निकट, हाजीपुर के निकट यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसका नाम है गंडक, ठीक है। फिर वो रिजॉइन में भी रुक गई, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई बिहार में, याद रखना, इसकी कुल लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। ये जो पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, ये पश्चिम चंपारण, यहाँ एक तरफ यूपी है और एक तरफ बिहार है, एक तरफ यूपी है और एक तरफ बिहार है। पश्चिम चंपारण में एक तरफ यूपी है और एक तरफ बिहार है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इस बात को देखेंगे और समझेंगे कि यह नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। किस जिले में है, पश्चिम चंपारण में, बिहार और यूपी की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ध्यानपूर्वक देखेंगे आप आगे, ठीक है। इसी के बाद अगर कहा जाए तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे आप लोग यहाँ पर कि इस नदी का भी कुछ और अन्य नाम भी है, ठीक है। तो इस नदी का अन्य नाम अगर कह दिया जाए तो आपको याद रखना है, इस नदी का अन्य नाम अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है सदा नीरा, हमेशा जल रहता है, सदा नीरा, नारायणी, ठीक है, या फिर शालीग्राम, ये सभी इसी के नाम है। सदा नीरा, नारायणी और शालीग्राम सब के सब जो है इसी नदी का नाम है। सदा नीरा, नारायणी, शालीग्राम सब के सब देखा जाए तो इसी का नाम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत परेशानी बफरिंग हो तो आज की क्लास थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले एंड करेंगे हम और फिर ज्वाइन करेंगे आप लोग, ठीक है, अगले दिन, ठीक है। क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे शायद परेशानी हो रही है तो हम अगले क्लास में ज्वाइन करेंगे और मिलेंगे, तो 10 मिनट पहले यहाँ छुट्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है, ओके। सभी लोग समझेगा, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, ठीक है, बढ़िया है? बताना मुझे, ठीक है आप लोग।
होगा, आप चिंता मत करिए। देखिएगा, किस पर आधारित है? गंगा नदी तंत्र पर आधारित है। दो भागों में बांट दिया है, उत्तर और दक्षिण। कुल लंबाई जो है गंगा नदी का 445 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, लेकिन पूरे देश में वो है 12 ही है। बिहार के कितने जिलों से? 12 जिलों से गुजरती है ये आपकी गंगा नदी। तो आपसे ये 12 जिले पूछे जाएंगे और आपको एक एक करके याद भी करना है। तो देखिए सभी बच्चे जितने बालक हैं, एकदम ध्यान लगा करके सब लोग पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? चंपूलाल जल्दी से बताओ, पिंटू मिंटू टिंकू जल्दी बताइए। ठीक है, बिहार में 445 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। उपचार है, क्या उपचार है? पढ़ो और रिवीजन करो। तो पश्चिम से पूरब की ओर देखो, गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। कहाँ से? बक्सर। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में मिलेगा यहाँ पर एक जिला, इसका नाम है सारण, और नीचे में यहाँ पर मिलेगा आपका भोजपुर। अब ध्यान से यहाँ सुनो, आपसे बातचीत कर लो तुम लोग, बंद बकवास करो अपना बंद, और ध्यान से सुनना। पर नीचे में कुछ भी नहीं, ठीक है? लखीसराय, ऊपर में खगड़िया, नीचे में भागलपुर, नीचे में भागलपुर। दोबारा रिवीजन करा दो, कितना जिला है? 12 हो गया, गिनो काउंट करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने जिले? 12 जिले। तो गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है कौन से जिले से? तो गंगा नदी का प्रवेश बक्सर से, और बक्सर में जगह है चौसा। ठीक है, और बाहर कहाँ से जाती है? एग्जिट कहाँ से मारती है? तो बाहर में आपको याद रखना है, जो एग्जिट ले रही है प्रवेश करती है बक्सर से। सर डायग्राम में भोजपुर, ऊपर में वैशाली, नीचे में पटना। कमेंट करो। दक्षिण बिहार की नदियां, बिहार की नदियां, या इसको कहेंगे हम बिहार के नदियों का जाल कैसा है? तो वृक्षाकार लग रहा है, इसको कहते हैं बिहार के नदियों का जो विस्तार है जालीनुमा है, या कहते हैं इसको, ठीक है, वृक्षाकार है। बिहार की नदियां कैसी है? या तो जालीनुमा इसको कहेंगे, इसके जालीनुमा संरचना है। बिहार की नदियों का संरचना कैसा है? जालीनुमा है, या इसी को कहा जाता है वृक्षाकार। वृक्षाकार, कोई दिक्कत बाहो? अरे वो लोग बताई, जल्दी बताओ। कह रहा बरसात हो रहा है सर, तो छत पर जाकर पढ़े, कौन कहता है? नीचे पढ़ो चुपचाप, हो रहा छत पर जा रहा है। बिहार की नदियों को दो भागों में, उत्तर बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय, दक्षिण बिहार की नदियां पठारी नदियां। क्लियर सभी को? आगे देखिएगा, ठीक, सभी लोग समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम आपसे उत्तर बिहार की नदियां करेंगे। उत्तर बिहार की नदियां करेंगे। तो उत्तर, तो नेपाल में ही अगर देखा जाए, तिब्बत के बॉर्डर के पास में एक ग्लेशियर है, हिमालय का ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हो? हिमनद, जैसे गंगा नदी। तो गंगा में उत्तर से आकर के मिलेगी, मिलेगी ना? देखना एक नदी है, और ये नदी जो है अगर देखा जाए तो नेपाल में ही अगर देखा जाए, तिब्बत के बॉर्डर के पास में एक ग्लेशियर है, हिमालय का ग्लेशियर। ग्लेशियर समझते हो? हिमनद। जैसे मान लो ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और इसका जो नीचे का भाग रहेगा, तो हिमालय तो बर्फ है, तो जहां से पिघल करके पानी निकलेगा उसको कहेंगे हिमनद, या कहेंगे ग्लेशियर, या कहेंगे हिमनद या ग्लेशियर। समझ में आ गया? जहां से पानी बह करके निकल रहा है, जहां से निकलेगा उस नदी का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण होता है? नदी का। उत्तर बिहार की नदियों में देखा जाए तो सबसे पहला नदी जो बता रहे हैं, नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर एक हिमनद है, और उसका नाम है मापचो चुंग। क्या नाम है जी बालक? इसका नाम है मापचो चुंग हिमनद है। और ये मापचो चुंग जो दिखा है आप लोगों को, इसी हिमनद से निकल करके आती है, और सारण के छपरा में गंगा में मिल जाती है। किसमें? छपरा में गंगा में मिल जाती है, और इसी नदी का नाम है घाघरा नदी। बताओ क्या नाम है? इसका नाम है घाघरा नदी। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कौन सा हिमनद से? नेपाल और तिब्बत के पास में, यहाँ पर देखा जाए, देखिएगा, तिब्बत नेपाल के पास में, ठीक है, मापचो चुंग, मापचो चुंग हिमनद, हिमनद से, मापचो चुंग हिमनद से निकलकर छपरा में, छपरा कौन सा जिला में है? सारण में है। सारण में गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती। बात समझ में आ रहा है? कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। क्लियर सभी को? इस नदी का नाम क्या बताओ? इस नदी का नाम है घाघरा नदी। इसका नाम क्या है? हाँ, इसको यूपी में इसको सरयू कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। तुम देखो ये नदी जो है वो बिहार यूपी की सीमा पर स्थित है। कहाँ? बिहार और यूपी सीमा पर भी स्थित है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई आपका 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में केवल 83 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है बताओ? 1080 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1080 है, और यहाँ केवल बिहार में तो 83 किलोमीटर है। बिहार में कितना है? बिहार में 83 किलोमीटर, यानी कि 83 किलोमीटर। देखो यहाँ पर ये 83 किलोमीटर है। क्लियर सभी को? कुल लंबाई कितना है? 1080। बिहार में कितना किलोमीटर बहती है घाघरा नदी? कमेंट करो सभी लोग। बिहार में घाघरा नदी कितना किलोमीटर बहती है? ठीक है, 83 किलोमीटर। इस नदी के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। इस नदी का अन्य नाम देखो क्या है? अन्य नाम अगर कहा जाए, इसका अन्य नाम जो है रामप्रिया है। रामप्रिया, देविका और देविका, ईसा इसी का नाम है। रामप्रिया, देविका, देविका। 83, दैट्स ग्रेट, आप सब बच्चों ने कर दिया। आगे देखना, क्लियर सभी को? घाघरा नदी हो गया। आगे जो नदी, इसका नाम है गंडक नदी। तो गंडक नदी आगे बहेगा, गंगा नदी। तो गंगा में उत्तर से आकर के मिलेगी, मिलेगी ना? देखना एक नदी है, कुल लंबाई कितना है? 1080। नेपाल से है, और नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। इस हिमनद का नाम बताओ? अन्नपूर्णा श्रेणी से। कहाँ से? अन्नपूर्णा श्रेणी। कहाँ? नेपाल। देखो, पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ? पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। और ध्यानपूर्वक याद रखना, हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। हाजीपुर और सोनपुर दोनों एक बगल में ही है। एक तरफ हाजीपुर जो है वैशाली में, और सोनपुर जो है वो सारण में। ठीक है, याद रखिएगा। श्रेणी से उद्गम, ठीक है, सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सोनपुर के निकट एक तरफ है हाजीपुर, हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। पश्चिम चंपारण में इस त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर है? गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर कौन सी नदी पर है? आपको याद रखना है, गंडक इसका, ठीक है, नारायणी इसका। गंडक नदी की कुल लंबाई बताओ? 260 किलोमीटर। अगरा हो गया,
ये गंडक तुमको हमने बता दिया। ये नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। क्या नाम है इसका? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बिहार से ही निकलती है। ठीक है सर, केजीएस बुक में 260 300 630 दे रहा है। अरे बाबा, कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में इसका कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। बिहार में इसका कुल लंबाई मतलब बिहार से बाहर भी तो ये है। उमेश्वर श्रेणी। उमेश्वर गुसराय में कहाँ उद्गम इसका? बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती जी? सौरभ घरे सर प्लीज इतना बता दीजिए, क्लास कब तक खत्म होगा? एक डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा जी। बेगूसराय से भर। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई जो है बच्चा 320 किलोमीटर है लगभग। गधा हुआ जब आ रहे पहले तो धीरे धीरे कुछ तक पहुंचेंगे जी। एक सही बात है कि नहीं है? बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? एक लिख रहा है जिला जहानाबाद से है हम सर, वेरी गुड। देखो बेगूसराय में नदियां करके मिल जाती है बूढ़ी गंडक में। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती। उसी प्रकार से एक प्रकार का और नदी है, एक नदी और इसका नाम है कमला नदी। इसका नाम क्या है बच्चा? कमला नदी। ये नदी भी जो है वो महाभारत श्रेणी से ही निकलता है। महाभारत श्रेणी से, महाभारत श्रेणी से उद्गम इसका भी है। और इसका देखा जाए तो ये कोसी का प्रमुख सहायक नदी है। कोसी का प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो तुम लोग को मैप में दिखा रहे हैं, आंख और कान और नाक मुंह सब खोल खाल के यहाँ पर। ठीक है, देखो इस नदी का नाम है गंगा। क्या नाम है? इस अभी जो पढ़ाया था इसका नाम है बागमती। इसका इसमें बागमती तक कमला तक बता दिए हैं। अब बताएंगे तुम लोग को हम कोसी नदी। इसका जो उद्गम है ना, ये उद्गम गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? गंगा में। दोनों कहाँ जाना? यूट्यूब पर टेक्स्ट करना बिहार की नदियाँ। मार्ग बहुत अधिक मुड़दार है। मुड़दार समझते हो? ऐसे मुड़ता है बहुत ज्यादा। तो पानी भर के आता है तो जो मोड़ इस पर पानी का दबाव पड़ता है तो गांव में बाढ़ आ जाता है। मार्ग मुड़दार होने के कारण बाढ़ बन जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? बताइए सर। मारेंगे तुमको नाच के गिर जाओ यहीं पर। जब हारे तो कहाँ था तुम? नहीं बताया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? यूनान का जो है राजदूत है, भेजा गया किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। ठीक है, इसके मार्ग मुड़दार है। मुड़दार, मुड़दार के कारण बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ का कारण बनता है और इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। बिहार का शोक, शोक मतलब दुख का नदी। बिहार का शोक मतलब दुख का नदी। शोक संदेश में कैसे आता है? दुख। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहा जाए तो नेपाल का महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। देखो यहाँ ये नदी है और मनिहारी के नजदीक कटिहार में जो है गंगा में मिल जाता है। देखो महाभारत श्रेणी से होते हुए पहुंचता है पहले दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है जी? वेस्ट बंगाल में। फिर यहाँ से बिहार में आता है और बिहार में एक तो किशनगंज में बहेगा, पूर्णिया में बहेगा और कटिहार में बहेगा। कटिहार में बहेगा। ठीक है, कटिहार में जगह मनिहारी और मनिहारी में आकर के मिल जाएगा गंगा में। कटिहार के मनिहारी में। सर मॉर्निंग में पढ़ाई इसमें रोटी बनाना रहता है, सब होता है। ठीक है, तो आपके इच्छा के अनुसार अगर हम बदल दिए, जो गंगा का सहायक है, गंगा का सहायक, तो उत्तर बिहार की नदियां यही हो गया खत्म। उत्तर बिहार की नदियां यही हो गया खत्म। कर्मनाशा नदी, देखो ये कैमूर की पहाड़ी का हिस्सा पढ़ाए हैं और यहीं से निकल करके चौसा में गंगा में मिल जाती है और इसी नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। क्या नाम है इसका? कर्मनाशा नदी। तो इसका उद्गम अगर कहा जाए तो बताओ कहाँ है? उद्गम अगर देखा जाए कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ कैमूर से ही है। ठीक है, चौसा में गंगा में, चौसा में गंगा में मिल जाती है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। दिख रहा है कि नहीं? बिहार और यूपी के, देखो बिहार इधर यूपी की सीमा पर है। इसको धार्मिक रूप से अशुभ नदी कहते हैं। इसको शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। धार्मिक अशुभ नदी, हिंदू धर्म के अनुसार इसको अशुभ नदी। ठीक है, सीमा याद क्लास करो। इस बार धार्मिक अशुभ नदी कहते हैं कर्मनाशा को। क्लियर सभी को? इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। लगभग 200 किलोमीटर बहती है। इसी किताब में 192 लिखा रहेगा। चांदनी का सर मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। चांदनी आज अभी तक आपका तीसरा कमेंट पढ़ चुके हैं। काहे नाराज हैं आप? पढ़िए ना चुपचाप मन लगा करके आप। ठीक ठीक, कहाँ है उद्गम? फीड मार करके बताओ। अमरकंटक कहाँ है जी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में रोहतास से। रोहतास, ये नदी गंगा, ये सोन, क्या नाम है? सोन। तो यहीं पर है रोहतास। बिहार में प्रवेश करती है रोहतास से। पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। पटना के निकट गंगा में। सोन नदी की कुल लंबाई बिहार में लगभग 225 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर थोड़ा सा अधिक, ऐसे याद रखना। ठीक है, लगभग 240 किलोमीटर। टेहरी ऑन सोन कहाँ है? इसका नाम बाकी सब झारखंड से निकलता है। इसका नाम है सोन, इसका नाम है पुनपुन, इसका नाम है फल्गु, आगे सकरी, क्यूल, ये सब नाम याद रखना। छोटा छोटा नदी है। अजय और एक चानन। ठीक है, चानन। देखो दोबारा बोल देते हैं, दोबारा सुन लेना अगर नहीं लिख पा रहे हो। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, अजय। छोटी छोटी नदी का नाम याद रखना है। ठीक है, तो बिहार में नदियों का जाल देखो एक बार बता देते तुम लोगों को। बिहार में नदियों का जाल कैसा है, तुम लोग इसको नोट डाउन करना। ठीक है, बिहार इसका नाम है घाघरा, ये बताए थे। इसका कमला नदी, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था।
है आप लोग को याद रखना है बिहार का खनिज। ये टॉपिक क्या है? बिहार का खनिज है। इस टॉपिक का नाम है, आप लोग समझिएगा, बिहार का खनिज संसाधन। बिहार का खनिज संसाधन, इस बात को समझिएगा। तो एक एक खनिज को हम बताएंगे और उसको याद रखना है। सर एक दिन अब ज़्यादा वैसे भी बचा नहीं है तो आप निश्चित रहिए, ठीक है। बिहार का खनिज, अब ध्यान से सुनना एक एक करके। बिहार में ज्यादातर जो खनिज है वो बिहार के दक्षिणी जो है पठारी भाग में है। बिहार के ज्यादातर खनिज दक्षिण के पठारी भाग में, जहां का चट्टान जितना पुराना होगा उसमें खनिज उतना ज्यादा जमा होगा। तो बिहार की जो पुराने चट्टाने हैं बिहार के दक्षिण में है, ये हिस्सा जो है वो विंध्यन समूह की चट्टाने हैं और ये हिस्सा जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने और ये विंध्यन, ये दोनों चट्टाने जो पुरानी चट्टाने हैं और इसी कारण से यहाँ पर बिहार में खनिज ज्यादा है। यहाँ पर बिहार में खनिज ज्यादा है। तो अगर आपसे कहे बिहार का खनिज संसाधन, तो बिहार में ज्यादातर जो खनिज है वो किधर है? दक्षिण के, ये जो है आपके सीमावर्ती जिलों में ये देखने को मिलेगा। वैसे तो बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो ज्यादा खनिज जो है वो झारखंड चला गया, बिहार में कुछ ही बचा है। इस बात को सभी लोग समझिएगा। बिहार के ज्यादातर खनिज जो है, बिहार के, ठीक है, ज्यादातर खनिज, ज्यादातर खनिज अगर देखा जाए तो ये खनिज दक्षिण के पठारी, दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग में है। संकीर्ण पठारी भाग में स्थित है, इस बात को समझिए। संकीर्ण पठारी भाग में स्थित है। बिहार के ज्यादातर खनिज कहाँ है? दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग में स्थित है। तो ये दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग आप लोग जानते हैं कि ये नीचे का संकीर्ण भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक एक खनिज को बताएंगे। जितना खनिज में देखो, जितना चट्टान जहाँ का पुराना रहेगा जीवाश्म अधिक रहेंगे और इसी कारण से अगर देखा जाए तो आपको, ठीक है, अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या होगा? खनिज अधिक। तो देखो एक एक खनिज बताते हैं। एक खनिज और इसका नाम है चूना पत्थर। बोलो सभी लोग, कमेंट करो। चूना पत्थर, इसका नाम क्या है? चूना पत्थर। इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलेंगे इसको? लाइमस्टोन। और बिहार में लाइमस्टोन जो मिलेगा, ये बिहार में जो लाइमस्टोन मिलेगा वो साउथ और वेस्ट साइड में, दक्षिण और पश्चिम साइड में मिलेगा। और अगर इसकी बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा मिलता है कैमूर की पहाड़ियों में। कहाँ मिलता है? कैमूर की पहाड़ियों में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? कैमूर के पहाड़ियों में। इस बात को याद रखना, कैमूर हिल में ये मिलेगा। कैमूर, ठीक है, कैमूर हिल्स का जो एरिया है ये कैमूर हिल्स के एरिया में ही मिलेगा सबसे ज्यादा। देखो कैमूर के पहाड़ियों का विस्तार हमने दो जिला में बताया है, एक कैमूर में भी और रोहतास में भी। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ है? दो जिलों में है। एक आपका इसमें कैमूर में भी इसका विस्तार है और रोहतास में भी विस्तार है। कहाँ है? रोहतास में भी विस्तार है। आपको पता है चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? चूना पत्थर का उपयोग जो है अगर देखा जाए तो चूना पत्थर का उपयोग, चूना पत्थर का उपयोग अगर देखा जाए सीमेंट कारखाना में किया जाता है। कहाँ पर? सीमेंट कारखाना में। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ होता है? सीमेंट कारखाना में किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चूना पत्थर के बारे में हमने कहा, इसका उपयोग सीमेंट कारखाना में किया जाता है। इस बात को समझिएगा। आगे बढ़े, आगे देखिएगा ध्यानपूर्वक जो आगे बता रहे हैं आप लोगों को। अगला का नाम है आपका पायराइट। और पायराइट जो है अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में एकमात्र जिला में मिलता है और वह है रोहतास में। एकमात्र जिला कौन सा है? रोहतास में मिलेगा। रोहतास में क्या मिलेगा? पायराइट। पायराइट क्या होता है? इससे गंधक बनाए जाते हैं तथा दवाइयों का निर्माण किया जाता है। गंधक और दवाई का आवाज आता है जी? आवाज आ रहा है सभी को? एक आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पायराइट के बारे में अगर कहा जाए तो इस बात को समझिएगा। पायराइट कहाँ है? इसका निर्माण किस लिए इस्तेमाल होता है? गंधक निर्माण में, गंधक निर्माण में तथा दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। तो बिहार में जो है पायराइट जो है वो रोहतास जिले से मिलता है, ठीक है। कहाँ से? रोहतास से। बिहार में पायराइट कहाँ है? बिहार में पायराइट है आपके रोहतास में। एकमात्र जिला यही है, बिहार में एकमात्र जिला रोहतास से पायराइट मिलता है। यहाँ पर रिसर्च के लिए कंपनी बनाया गया है पायराइट रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और इसका नाम है पायराइट फास्फेट, पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड, पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड, केमिकल लिमिटेड। बताओ ये केमिकल लिमिटेड कहाँ है? पायराइट फास्फेट केमिकल लिमिटेड कहाँ है? अगर ये आपका, अगर इसके बारे में कहा जाए तो ध्यान पूर्वक देखिए। हाँ, पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखने में वैसे ही देखने में लगेगा, बात को समझिएगा। रोहतास में, ठीक है। इसका निर्माण गंधक, इसका उपयोग गंधक के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में। कौन से जिले से मिलता है? सभी लोग कमेंट करो। पायराइट कहाँ मिलता है बिहार में? सभी बालक का कमेंट आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। पायराइट कहाँ मिलता है बिहार में? आगे देखना, एक खनिज है इसका नाम है डोलोमाइट। क्या नाम है? डोलोमाइट। और डोलोमाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है। डोलोमाइट एक प्रकार का पत्थर होता है और डोलोमाइट जो मिलता है ये रोहतास में मिलता है। कहाँ मिलता है? रोहतास में। डोलोमाइट कहाँ मिल रहा है? रोहतास में। क्लियर सभी को? देखिए ध्यानपूर्वक, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सोना का भंडारण भी है। सोना का उत्खनन नहीं होता है बिहार में, केवल सोना का भंडारण है। सर्वाधिक भंडारण जो है वो जमुई में है। सभी लोग कमेंट करो तो बिहार में सर्वाधिक भंडारण जो है वो सोना का कहाँ है? बताओ। जमुई में। इसके अलावे मुंगेर में, मुंगेर के अलावे पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण। सभी लोग कमेंट करो तो पहले, बिहार में सर्वाधिक सोना का भंडारण कहाँ है? वाह, वेरी गुड, अब लग रहा है तुम लोग पढ़ रहे हो। बिहार में सोना का सर्वाधिक भंडारण कहाँ बताए हम? जमुई में। सर्वाधिक कहाँ बताया जी? जमुई में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एकदम जबरदस्त। लग रहा है कि तुम लोग हाँ थोड़ा मोटिवेटेड हो, ऐसा लगना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग समझ में आ रहा है। आगे देखना, देखो अगर आगे कहा जाए तो बॉक्साइट, बॉक्साइट अगर कहा जाए तो मुंगेर की पहाड़ियों में, मुंगेर की पहाड़ियों में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुंगेर की पहाड़ियों में आप लोग याद है सबसे महत्वपूर्ण बताए थे खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, यहीं पर सबसे ज्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेगा बॉक्साइट। इसके अलावा बॉक्साइट के निक्षेप जो है रोहतास में भी है। कहाँ है? इसके अलावा रोहतास में भी है, इस बात को देखिएगा। हाँ, एल्युमिनियम का ये जो है आपका अयस्क है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु है, इससे बर्तन बनता है और भी कई चीजें का एल्युमिनियम का निर्माण होता है। कई बार देखो कि घर में गेट बना हुआ है, खिड़की बना हुआ है, और भी चीजें हैं एल्युमिनियम का बना होता है। समझ में आ गया? ये आपका बॉक्साइट। आगे देखना, बॉक्साइट के बाद आगे हम बात करते हैं ग्रेनाइट। बिहार में ग्रेनाइट मिलता है दक्षिण बिहार के पठारों से, दक्षिण बिहार के पठारी भाग। तो ये कहाँ से मिलेगा? जैसे गया का क्षेत्र हो गया, ये आपका गया हो गया,
ठीक है, नवादा का क्षेत्र हो गया, जहानाबाद का क्षेत्र हो गया, गया, नवादा, जहानाबाद, जमुई। बात समझ में आया? सब यहाँ से क्या ग्रेनाइट का एक पत्थर होता है और क्या होता है? सर छपरा और बक्सर कैसे जाए? गधा हुआ, तुम कहाँ से पहले बताओ। ठीक है, तो बताएंगे बिहार के कौन से हिस्से से हो? देखिएगा आगे, वेरी गुड। बिहार में एक फिर और प्रमुख अगर देखा जाए तो एक खनिज है, इसका नाम है अभ्रक। देखो बिहार में ज्यादातर जो है अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक। दो तरीके का है, ध्यान से समझिए, धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक। धात्विक खनिज महंगे होते हैं, अधात्विक खनिज सस्ते होते हैं। समझ में आ रही है? इस बात को समझिएगा। अभ्रक के बारे में अगर कहा जाए तो अभ्रक जो बिहार में है अगर देखा जाए तो एक तो ये देखोगे तुम लोग गया के क्षेत्र में मिलेगा, नवादा के क्षेत्र में मिलेगा, जमुई के क्षेत्र में मिलेगा और मुंगेर के क्षेत्र में मिलेगा। सबसे ज्यादा गया और नवादा में। सबसे ज्यादा बिहार में अभ्रक कहाँ है? गया और नवादा में। इसी प्रकार से याद रखना है आगे। बिहार में लिथियम के भंडारण भी है, लिथियम के भंडारण है बिहार में गया में। बिहार में यूरेनियम के भंडारण भी है, यूरेनियम के भंडारण भी, और ये है गया में। ठीक है, बिहार में अगर देखा जाए तो टीन, टीन समझते हो, टीन का भंडारण और ये गया में। ये सब कहाँ है? गया में। लौह अयस्क भी अगर बिहार में कहा जाए तो कुछ हिस्से में है। देखो लौह अयस्क भी अगर कहा जाए तो बिहार के कुछ हिस्से में। लोहा का अयस्क, तुम लोग कमेंट करके बताओ तो लोहा के कौन कौन से अयस्क के नाम जानते हो? हेमेटाइट का नाम सुने हो? लोहा का ही तो अयस्क है, हेमेटाइट। देखो आगे देखते हैं, जब भी बात करेंगे हम लौह अयस्क का, जिससे लोहा प्राप्त हो, तो लौह अयस्क ये भी दक्षिण पठारी भाग में, दक्षिण पठारी भाग में। और इसमें भी अगर कहा जाए तो गया का हिस्सा हो गया, रोहतास का हिस्सा हो गया। ये सब में आपका ये देखने को मिलेगा लोहा के अयस्क, जिसे लोहा प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बहुत बढ़िया, टेडेराइट, लेमोनाइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सुरभि का लिखना है और उसने सभी बता दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो लोहा के अयस्क मिलेंगे दक्षिण के पठारी भाग से। एक होता है फायर क्ले, आपने देखो दर्पण पे देखा जो मिरर ऐनक, उसके पीछे में एक लेप लगा रहता है जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको कहते हैं फायर क्ले। बोलते इसको फायर क्ले। फायर क्ले मिलता है भागलपुर के क्षेत्र में। कहाँ मिलता है? भागलपुर के क्षेत्र में। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर है स्लेट। स्लेट जानते हो क्या होता है? बचपन में पढ़ा है वो, पत्थर वाले स्लेट पर। तो स्लेट एक प्रकार का पत्थर होता है, बिहार से ही मिलता है। ठीक है सर, आप अभी कहाँ हो? स्टूडियो में। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्लेट के बारे में अगर कहा जाए तो स्लेट मिलता है मुंगेर की पहाड़ियों से, मुंगेर की पहाड़ियों से। स्लेट कहाँ से मिलता है? मुंगेर की पहाड़ियों से। स्लेट कहाँ से मिलेगा? सर मैं दिल्ली से बक्सर कैसे जाऊँ? अरे बहुत सारे ट्रेन है, स्टेशन जाओ, पहुंचो, गूगल करो दिल्ली टू बक्सर ट्रेन, ट्रेन नंबर आएगा, टाइम आएगा, जाना, टिकट लेना, टिकट जाकर के लेकर बैठो। सर अभ्रक क्या होता है? रश्मि कुमारी का सवाल है। हमें नहीं लगता है कि आप इसी प्लेनेट से हैं। ठीक है, आप लोग को अभ्रक नहीं पता है। होली के समय में गुलाल देखे हो, अबीर, इसमें चमकीला भाग दिखता है। कई बार नदियों में देखो तो नदी के कुछ छोटे छोटे, नदी में रेत के साथ छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे, चमकते हुए दिखेगा। ये नहीं समझ में आता तो आपके घर में प्रेस है आयरन, आयरन को कभी खोलना, उसके नीचे में पतला परत रहेगा, वो अभ्रक रहेगा। ऐसा शीशा की तरह ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, थोड़ा थोड़ा पारदर्शी, हल्का हल्का। ठीक है, पारभासी जिसको कहते हैं वैसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो वही होता है अभ्रक। उष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए तो आयरन के अंदर भरा रहता है, गर्म हो जाए लेकिन करंट पास उससे नहीं हो। समझ में आ गया? क्लियर सभी को? तो ये हो गया आप लोगों का। और बिहार में क्या मिलता है? वाटर जाइट मिलता है, वाटर जाइट मिलता है, वाटर जाइट मिलता है, और ये भी एक प्रकार का पत्थर है दक्षिणी पठारी भाग में, दक्षिणी पठारी भाग में ये भी मिलता है। समझ में आ रही है? दक्षिणी पठारी भाग में वाटर जाइट भी मिलेगा, आपको इस बात को याद रखना है। क्लियर? सर नदी का बालू भी चमकता है, बालू में वही रहता है, अभ्रक के ही अंश तभी वो चमक रहा है, वैसे तुमको दिखना छोटे छोटे, उसको कण जो है वो अभ्रक का ही अंश देखने को मिलता है। यह क्वार्टर जाइट याद रहेगा आप लोगों को। सीसा के अंश भी देखने को मिलेंगे या फिर सिलिका के अंश भी मिलेंगे, और ये भागलपुर का क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भागलपुर के क्षेत्र में ये सीसा के अंश देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। सर एक क्वेश्चन पूछिए चांदनी कुमार, बिल्कुल पूछिए। समझ में आया? की सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। काली किसे कहते हैं? क्ले, फायर क्ले तो बताया ना तुम लोग को, ऐनक के पीछे लगा रहेगा। फायर क्ले, ऐनक तुम लोग कभी तोड़ना, ऐनक के पीछे देखो तो तुम्हें कोई लेप लगाएगा मिट्टी का, उसको कहते हैं फायर क्ले, वो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। ऐनक को तोड़ना तुम लोग। अरे ऐनक घर में ना। हाँ देखो सर, पेट्रोलियम बता, पेट्रोलियम जो है पश्चिम चंपारण में इसके भंडारण का निक्षेप है। अगर पेट्रोलियम के बारे में कहा जाए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण। पेट्रोलियम कहाँ है? पश्चिम चंपारण। तो रहेगा सोप स्टोन। देखो सोप स्टोन कुछ और नहीं होता है। सोप स्टोन अगर कहा जाए या सीधे कहें हम सोप स्टोन, इसका मतलब होता है क्या? साबुन जो बनता है ना, साबुन में पाउडर मिलाया जाता है, पत्थर का पाउडर होता है तब साबुन बनता है। तो पत्थर का जो है साबुन बनाया जाता है, पाउडर का, पत्थर के पाउडर का। तो इसके बाद अगर कहा जाए तो बिहार के मुंगेर में ये मिलेगा। कहाँ पर? मुंगेर में। कहाँ मिलेगा? मुंगेर के हिस्से में आपको देखने के लिए ये मिलेगा। क्लियर है? बिहार जी के लगभग 6-60% रहेंगे बालक। सर जी बिल्कुल। सोप स्टोन कहाँ है? मुंगेर में। सोप स्टोन समझ में आ गया? साबुन बनाने वाला पत्थर का पाउडर, साबुन बनाने वाला पत्थर जो है उसका पाउडर से बनता है। ठीक है, लिथियम, यूरेनियम, टीन, तीनों गया में। वेरी नाइस, आगे बढ़े। चलो अब देखो, सिल्वर के आंसर नहीं है बच्चा। अरे जो रहेगा वही तो बताएंगे, बिहार में जो मिलेगा वही तो बताएंगे, जो मिलेगा कहाँ से बता देंगे तुम लोग? बताओ, जो मिलने योग्य चीज है तभी तो बताएंगे। चलो बिहार के उद्योग बताते हैं अब। ठीक है, बिहार का उद्योग। बिहार में होता है सीमेंट उद्योग, सीमेंट कारखाना बिहार में लगा हुआ है। बिहार में होता है रोहतास में एक सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, डालमिया नगर सीमेंट
कारखाना, क्लियर सभी को? डालमिया नगर सीमेंट कारखाना। इसी प्रकार से एक और है कल्याणपुर सीमेंट कारखाना। क्या नाम है? कल्याणपुर सीमेंट कारखाना, ठीक है। इसी प्रकार से औरंगाबाद, और अगर औरंगाबाद के बारे में कहा जाए तो आपको लिखना याद रखना है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट कहाँ है? श्री सीमेंट कारखाना जो है वो औरंगाबाद में है। श्री सीमेंट कारखाना कहाँ है? औरंगाबाद में है। याद रहेगा आप लोग को? बिहार में होता है कालीन उद्योग। कालीन समझते हो? कालीन मतलब कारपेट, और ये होता है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में एक जगह जिसका नाम है ओबरा, और ओबरा में ही जो है कालीन उद्योग किया जाता है। क्लियर? वेरी नाइस। सीमेंट उद्योग रोहतास में और औरंगाबाद में। आगे देखो, सिगरेट उद्योग भी बिहार में है। सिगरेट उद्योग, और ये सबसे ज्यादा होता है मुंगेर में। मुंगेर में आईटीसी, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, आईटीसी सिगरेट कारखाना लगाया गया है। आईटीसी सिगरेट कारखाना बिहार में कहाँ है जी? मुंगेर में, ठीक है। इसी प्रकार से बिहार में होता है बीड़ी उद्योग भी। बीड़ी समझते हो तुम लोग? यही सब होता है बिहार में। और बिहार में बीड़ी उद्योग होता है जैसे कि वैशाली में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में, इन जगह पर होता है, ठीक है, बीड़ी उद्योग। आगे देखना, बिहार में होता है चमड़ा उद्योग। चमड़ा के यहाँ पे जूते चप्पल बनाए जाते हैं, कहाँ? बिहार में। और चमड़ा को सुखा करके उसमें केमिकल डाल के और बिहार से बाहर भी उसको भेजा जाता है। तो बिहार में चमड़ा उद्योग होता है एक तो औरंगाबाद में, और होता है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। इसके अलावा चमड़ा के बनाए गए जूते चप्पल कई हिस्सों में, जैसे कि गया में और पटना में जूते चप्पल बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चमड़ा को सुखा करके, ठीक है। और उसको क्या है, ड्राई, और उसको तो बिहार में कोई चमड़ा वाला कंपनी नहीं है, जूता चप्पल का कंपनी नहीं है कोई, ठीक है। यार बंदूक कारखाना भी है सर, अब बंद हो गया बालक। बंदूक कारखाना था मुंगेर में पहले, बंदूक कारखाना था पहले, लेकिन वो मुंगेर में था, अब वो बंद हो चुका है, अब नहीं चलता है, ठीक है। तो चलेगा वही तो बताएंगे। बिहार में होता है क्रशर उद्योग। क्रशर उद्योग, क्रशर समझते हो? पत्थरों को तोड़ने का उद्योग, पत्थर तोड़ने का उद्योग। आप लोग देखते हो सड़क पर जो है छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, सड़क का निर्माण होता है, तो बड़ा चट्टान से तोड़ा जाता है, ठीक है। आईटीसी का मतलब इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, बताए तो थे जी अमरजीत बाबू, ठीक है। तो क्रशर उद्योग बिहार में दक्षिण के क्षेत्र में, जैसे कि जहाँ पत्थर होगा, गया हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, इन जगहों पर क्या है? क्रशर उद्योग, क्रशर उद्योग। हाँ, आगे देखना, पेट्रोल रिफाइनरी का कार्य होता है बिहार में। पेट्रोल रिफाइनरी, रिफाइनरी मतलब साफ किया जाता है, रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइनरी। और पेट्रोल रिफाइनरी का काम आप सबको पता है कि बिहार में होता है बरौनी में, और बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में, बात समझ में आ रही है ना? तो पेट्रोल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय, इसका स्थापना हुआ था 1964 में। 1964 में एक देश है, इसका नाम है रोमानिया। रोमानिया की मदद से, और साथ साथ में सोवियत संघ की मदद से, सोवियत संघ की मदद से। तो यहाँ पर कच्चा तेल आता है, उसको रिफाइन करके बढ़िया बनाया जाता है। जो तुम गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, डीजल, पेट्रोल या डीजल, जितना आपको सुंदर दिखता है वो शुरू से नहीं आता है, वो कचरा आता है, उसी को इसको सही किया जाता है। तो आपका पता है कि बरौनी में जो है वो पेट्रोल रिफाइनरी सेंटर है। तो इसमें याद रखना है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अलावा अगर कह दिया जाए तो इसमें है ना, बरौनी ताप विद्युत केंद्र भी लगा है, ताप विद्युत केंद्र। और ये ताप विद्युत केंद्र जो लगा हुआ है, इसका स्थापना हुआ है 1962 में ही, 1962। तो ये जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, ये बरौनी रिफाइनरी जो है, यहाँ पर कच्चा तेल आता है, पता है कहाँ से? असम के डिगबोई से। कच्चा तेल आता है असम के डिगबोई से, साथ साथ में मलेशिया से भी आता है। कहाँ से आता है बालक? मलेशिया से। गुरु जी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ऐसे तो आप लोग को नोट्स मिल गया होगा, है ना। बिहार में रेलवे का काम भी होता है खूब बढ़ चढ़ करके। बिहार में रेलवे, रेलवे का काम 3-4 जगह पर होता है। एक याद रखना है जगह जिसका नाम है मधेपुरा, एक याद रखना जिसका नाम है जमालपुर, और एक याद रखना तुम लोग बेला, जो कि है सारण में। कहाँ है? सारण में। जमालपुर कहाँ है? मुंगेर में। और ये मधेपुरा में पहिया बनाया जाता है रेलवे का। इस बात को, रेलवे का कार्यक्रम कहाँ होता है, कितने जगह पर बताओ? मधेपुरा, जमालपुर, बेला, मधेपुरा, जमालपुर, बेला। मधेपुरा वाला जैसे लालू प्रसाद यादव जी लगाए थे कारखाना, मधेपुरा में श्री लालू प्रसाद यादव जी लगाए थे। तो बिहार में पहिया का निर्माण होता है, डब्बों का मरम्मत किया जाता है ना। बात को समझिएगा। आगे बढ़े। आगे बिहार में होता है क्या? बिहार में शीशा उद्योग भी होता है, और शीशा उद्योग अगर कहा जाए तो भागलपुर, और साथ साथ पटना का हिस्सा। बिहार में होता है कागज उद्योग, कागज या लुगदी। तो कागज या लुगदी के बारे में कहा जाए तो सबसे प्रमुख जिला है समस्तीपुर, और अब तो पटना में भी होता है कागज उद्योग, और भी कई जिलों में ऐसा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए सूती वस्त्र का उद्योग, सूती वस्त्र का उद्योग पता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में। सूती वस्त्र का उद्योग सबसे ज्यादा बिहार में होता है गया में। बताओ तो कहाँ पर? गया, जिसका नाम हो गया गया जी, पटना, भागलपुर। समझ में आया? इसी प्रकार से बिहार में होता है एक रेशम उद्योग, रेशम, सिल्क, समझ में आ रहा है? और बिहार में सिल्क सिटी कहलाता है भागलपुर। बिहार में होता है क्या? रेशम उद्योग। और सिल्क सिटी कहाँ है बिहार का? भागलपुर। भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को। जल्दी बताओ तो, रेशम उद्योग कहाँ होता है? रेशम कहाँ होता है? जल्दी कमेंट करो सब। रेशम कहाँ होता है जी? हैं? रेशम उद्योग कहाँ होता है? आगे और बताओ। रेशम उद्योग, हाँ। चाय उद्योग, चाय का सर्वाधिक उद्योग होता है किशनगंज में, ठीक है। उसके अलावा पूर्णिया में। बिहार में होता है आपका जो है मखाना का उद्योग, मखाना का उद्योग, ठीक है। आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च करने के बाद, ठीक है, जी बिहार के GI टैग बाई जसवंत सर, हम उसको जाकर सब लोग पढ़ना, कल हम क्लास में पूछेंगे। मखाना सबसे अधिक होता है मिथिला क्षेत्र में। कहाँ होता है? मिथिला। जैसे दरभंगा की बात करें, कटिहार की बात करें, उसी प्रकार से हम बात करेंगे तुम लोगों से क्या है ना, जूट का। जूट सर्वाधिक बिहार में होता है पूर्णिया में। जूट सर्वाधिक बिहार में कहाँ होता है जी? पूर्णिया में। क्लियर सभी को? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस, तुम लोग समझ पा रहे हो। जूट सर्वाधिक कहाँ होता है?
तो आप लोगों ने इस प्रकार से बिहार के उद्योग भी देख लिया है, बिहार का उद्योग, यही सब बिहार के उद्योग है। तो जितने भी क्लास का पीडीएफ है इसको सब आपको अपलोड मिल जाएगा। तो बिहार का खनिज और बिहार का उद्योग आज आपकी क्लास में हो गया है, बिहार का खनिज और बिहार का उद्योग। सर अब हम आज क्लास में तुम लोग घर पे इसका क्या रिवीजन करना अच्छे से, ठीक है? मतलब ज्यादातर जो टॉपिक है बिहार के ई क्लास में कुछ भाग है जिसमें हम डिस्कस। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।